मिटाता भी रहूँगा। ठीक है, तो लगभग समझते रहना है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इन नोट्स को इतने व्यवस्थित तरीके से समझाऊंगा दूसरी बार ये तुम्हें मतलब ये ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाबर के बारे में पढ़ने से पहले मैं बताता हूँ बाबर जो मुख्य रूप से जो आया था वो फरंगना से आया था, मध्य एशिया से। फरंगना नाम का एक प्रदेश था, वहाँ से आया था। इसके पिता का नाम मिर्ज़ा अली शेख था, मिर्ज़ा अली शेख। और इनकी माता का जो नाम था वो था निगार बानो। ठीक है, बाबर के पिता मिर्ज़ा अली शेख थे, बाबर की माता का नाम निगार बानो था। और 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था फरंगना के प्रदेश में। ठीक है, फरंगना के प्रदेश में हुआ था। मिर्जा अली शेख के बाद इनका जो अगला उत्तराधिकारी बना था वो बना था बाबर। ठीक है, फरंगना का शासक बना था बाबर। अब कहते हैं बाबर ने अपने जीवन काल में सबसे पहला जो सैन्य अभियान किया था वो किया था बेरा दुर्ग पर। सबसे पहला सैन्य अभियान किया था उसने बेरा दुर्ग पर। और बेरा दुर्ग पड़ता है, बेरा दुर्ग में यहाँ एक सैन्य अभियान किया था उसने बाजोर का जो ये इसने सैन्य अभियान किया था वो किया था 1527 में। ठीक है, 1517 में उसने अपना पहला सैन्य अभियान किया था, बाजोर सैन्य अभियान। कहते हैं कि बाबर ने भारत में प्रवेशित होने के लिए अपने जीवन काल का सबसे पहला जो सैन्य युद्ध लड़ा था वो लड़ा था बाजोर का युद्ध। और वो मूल रूप से लड़ा था 1517 में। ठीक है, अब इस बाजोर में क्या हुआ था, यहाँ एक दुर्ग था बेरा दुर्ग। अपने जीवन काल में जब ये शासक बना तो इसके पास काफी बहुत मात्रा में कम संपत्ति थी। संपत्ति नहीं होने के कारण जब उसे सूचना मिली कि ये बेरा दुर्ग है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है और इस दुर्ग में जो भी व्यापारी आते हैं वो अपना धन माल संग्रहित करके यहाँ यहीं पर रखते हैं और यहीं पर वो क्या करते हैं, रहते हैं। जब इसको सूचना लगी बेरा दुर्ग में अपार धन संपदा छिपी हुई है तो क्यों ना मैं उस दुर्ग को जीतने की कोशिश करूं। तब ये अपनी एक सेना टुकड़ी लेकर के आता है और इस बेरा दुर्ग पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। अब जब ये बेरा दुर्ग पर आक्रमण करता है तो इस बाजोर के युद्ध में सबसे पहले ये बारूद का प्रयोग करता है। ठीक है, पहला सैन्य अभियान था जिसमें इसने बारूद और तोपों का क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, अब इस प्रयोग में क्या हुआ था कि सबसे पहले इसने यहाँ आक्रमण किया और अपनी तोपों के माध्यम से क्या किया, इस बेरा दुर्ग को क्या कर दिया, उड़ा दिया। जिससे बहुत सारे लोग थे जो तो वहां मर गए और कुछ लोग थे जो उस क्षेत्र विशेष को छोड़ गए, जिसके कारण यहाँ पर उसे बहुत सारी संपदा मतलब बाबर को बहुत सारी संपदा यहाँ पर उसके हाथ लगी थी। और जिसके कारण संपदा हाथ लगी और इस दुर्ग को जीतने के बाद बाबर ने अपना मूल नाम जो रखा था वो रखा था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और ये बाबर जो है ये निगार बानो का पुत्र था। ठीक है, निगार बानो एक मंगोल शासक जिसका नाम मिलता है चंगेज खां, जिसको मैंने पहले बता रखा है। चंगेज खां एक सरदार था और ये काफी रक्त पिपासु था। मतलब ये जहां पर भी आक्रमण करता वहां खून की नदियां बहा देता। मतलब इतनी अपार धन संपदा लूट माल करता कि लोगों को ये जिंदा मार देता और उन पर दया रहती नहीं खाता। इसी की 14वीं पीढ़ी में मतलब 14वीं जो संतान होगी वो निगार बानो, और निगार बानो से जो जन्म हुआ था वो किसका हुआ था, इस बाबर का जन्म हुआ था। और यही मुगल आगे चला। ठीक है, तो सबसे पहला अपना इसी में युद्ध हो गया। एक बाबर से संबंधित सबसे पहला अपना युद्ध हो जाता है बाजोर का युद्ध। कौन सा हो जाएगा, बाजोर का युद्ध। और बाजोर का युद्ध लड़ा था उसने 1517 में। ठीक है, और बाजोर के में उसने अधिकार किया था बेरा दुर्ग पर। कहाँ पर किया था उसने, बेरा दुर्ग पर विजय की थी। और सबसे पहले उसने यहाँ पर बारूद का भी क्या किया था, प्रयोग किया था। सर्वप्रथम उसने क्या किया, यहाँ पे बारूद का प्रयोग किया। इसी कारण ठीक है
तभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मतलब बाबर का सबसे पहला भारतीय सैन्य अभियान कौन सा रहा, तो सबसे पहला अभियान रहा था बाजोर अभियान, जिसमें सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया गया था, बाजोर सैन्य अभियान। सीधा याद रखना है, वैलेंटाइन डे को 1483 में किसका जन्म हुआ था, बाबर का। ठीक है, कब हुआ, 14 फरवरी 1483 को। सबसे पहला सैन्य अभियान किया था इसने बाजोर सैन्य अभियान 1517 में किया था। कौन सा किला जीता था, देहरादून, जहां पर इसने बारूद से इस किले को उड़ा दिया, जहां से इसे बहुत सारी संपदा प्राप्त हुई थी। ये बाबर का सबसे पहला सैन्य अभियान था। हाँ, ये इसी 14वीं पीढ़ी में था, ये इसी में है ना, ये निगार बानो थी। बाबर के फिर हुआ हुमायूं के बाद फिर होता है अकबर, मतलब ये इसी पीढ़ी में आता है। आगे मैं इसकी सीरीज भी बताऊंगा आपको। ऐसे बहुत सारे ट्रिक, अलग अलग ट्रिक से याद करते हैं, परंतु इसको अपन शॉर्ट ट्रिक में याद करेंगे। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो सीधा शॉर्ट ट्रिक याद करो, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, ठीक है, 27 में खाना खाया, 28 में घर गया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, ठीक है, और 29 में घर गया और 30 में मर गया, ठीक है, 30 में मर गया। अब मूल जो चीज आती है उसमें कुछ नहीं करना है, इन सब के आगे 15 लगा दो। 1527, 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530। इसमें सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं आता है, उसका बाजोर सैन्य अभियान। बाकी ये सारे सैन्य अभियान इसके अंतर्गत जो मूल जो युद्ध लड़े थे वो सारे आते हैं। अब इसकी बात करें तो 1526, सबसे पहली बात करें 1526 में इसने युद्ध लड़ा था पानीपत का, ठीक है, पानीपत का पहला सैन्य अभियान इसने लड़ा था 1526 में। 1527, 26 के बाद बात करें 1527 में उसने युद्ध लड़ा था खानवा का युद्ध। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था। 1528 में उन्होंने उसके मतलब 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा, ठीक है, चंदेरी का युद्ध लड़ा। फिर उसके बाद 1529 में उसने घाघरा का युद्ध लड़ा। घाघरा का युद्ध मतलब घाघरोन का युद्ध भी कहते हैं, और घाघरोन वैसे मूल रूप से घाघरोन का ही कहते हैं, ठीक है, घाघरा का युद्ध लड़ा। और 1530 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये मूल रूप से इसको ट्रिक से इस प्रकार अपन याद रख सकते हैं। अब इसमें मूल जो युद्ध लड़ते हैं उनकी अपन इसमें बात करते जाएंगे आगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लें। का प्रथम जो युद्ध की बात करें, ठीक है, ये मुख्य रूप से जो युद्ध लड़ा था वो लड़ा था बाबर ने, और बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, ठीक है, इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। दिल्ली की शासन सत्ता को प्राप्त करने के लिए बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध दौरान क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी इस युद्ध को क्या कर गया, हार गया, ठीक है, इस युद्ध को हार गया। और बाबर के पहले ही सैन्य अभियान में बाबर की क्या हुई थी, विजय हुई थी। पानीपत के पहले युद्ध में इसकी विजय हुई थी। फिर इसने पानीपत के मैदान में कहाँ पर एक मस्जिद भी बनाई थी, इसका उल्लेख भी इसके अंतर्गत मिलता है। तो सबसे पहला 1526 का पानीपत का ये मुख्य रूप से इनका सैन्य अभियान था। पानीपत के युद्ध लड़ा था और जिसमें बाबर की क्या हुई थी, विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और उसके बाद दिल्ली की शासन सत्ता पर किसका अधिकार हो गया, मूल रूप से बाबर का हो गया। अब बाबर का अधिकार हुआ तो यहाँ पर एक स्थिति और पनपी। यहाँ स्थिति पनपी के कहते हैं कि मेवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था महाराणा सांगा। अब जब महाराणा सांगा अपनी शासन सत्ता का विस्तार कर रहे थे तब उनके सामने एक स्थिति और आई कि ये भी दिल्ली की महाराणा बनना चाहते थे उस समय।
उनके राज्याभिषेक की कुछ घटना है जो मैं इसमें बताऊंगा। परंतु ये दिल्ली की शासन सत्ता प्राप्त करना चाहते थे और बाबर ने भी क्या कर ली, शासन सत्ता को प्राप्त कर लिया। अब मूल रूप से अगर बात करें तो भारत की मूल शक्तियों में ये दो ऐसे थे कि जिनके सामने ऐसी स्थिति बन गई कि राज्य सत्ता को लेकर के इनकी लड़ाई की स्थिति आ गई कि अब इन दोनों के मध्य क्या होगी, लड़ाई होगी। ठीक है, और उसी लड़ाई की पहली जो शुरुआत होती है वो होती है बयाना के युद्ध से। बयाना के युद्ध से मतलब मूल रूप से अगर पढ़ते हैं तो उसमें खानवा का युद्ध, मतलब ट्रिक से भी अगर पढ़े तो भी अधिकतर लोग पढ़ते हैं कि बाबर और महाराणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा की हार हुई थी। परंतु मूल रूप से ये बताया जाता है कि महाराणा सांगा और बाबर के मध्य जो युद्ध हुआ था उससे मतलब खानवा का जो युद्ध हुआ था, खानवा के युद्ध से पहले एक युद्ध और हुआ था जिसका मूल रूप से नाम मिलता है बयाना का युद्ध। देखो इसमें बयाना का युद्ध। अब बयाना के युद्ध में क्या होता है, देखो कि जब दिल्ली की शासन, खानवा का अपन पढ़ेंगे उससे पहले मैं आपको बताऊंगा बयाना के युद्ध की पृष्ठभूमि नाम मिलता है बयाना का युद्ध। ठीक है, बयाना का युद्ध। और ये जो युद्ध लड़ा था ये भी 1527 में लड़ा गया। मार्च 1527 ऐसी कोई तारीख आती है इसकी जिसमें इसको मूल रूप से लड़ा गया। अब क्या होता है कि बयाना का युद्ध जब होता है तब एक तरफ बाबर की सेना होती है, दूसरी तरफ महाराणा सांगा की सेना के मध्य ये युद्ध होता है, महाराणा सांगा। अब महाराणा सांगा ने जब ये युद्ध लड़ा उस समय कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एक सरदारों की एक पद्धति, युद्ध पद्धति अपनाई थी जिसे कहते हैं माचा तोड़ पद्धति। माचा तोड़ पद्धति, इस पद्धति में क्या होता है कि कुछ सरदार होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी किले या दुर्ग की घेराबंदी कर लेते हैं और घेराबंदी करके क्या कर लेते हैं वहां पर पलंग मतलब माचे पलंग लगा करके वो सरदार बैठ जाते हैं। और जब कोई सेना उन पर आक्रमण करने के लिए आती है तो वो सरदार इतने हष्ट-पुष्ट होते हैं उनको मतलब अपने हाथों से दबा करके उनकी गर्दन मरोड़ के उनके ऊपर गिर के उन्हें क्या कर देते हैं, मार देते हैं। मतलब वो रेस्ट तो कहाँ करेंगे, जैसे ये कोई किला है उसके पास ये क्या करेंगे, घेरा डाल लेंगे पलंग लगा करके, जो इसे कोई आक्रमण करने के लिए आएगा तो उसे दबोच के वहीं क्या करेंगे, वो मार देंगे और उसे अंदर प्रवेशित होने के लिए नहीं देंगे। इसी पद्धति को किस नाम से जाना जाता है, माचा तोड़ पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति का प्रयोग एक बार अपने उदयपुर के जगत मंदिर में भी किया गया था। जब औरंगजेब ने मूर्ति तोड़ने का आदेश दिया था तब कहते मात्र 20 सरदारों ने मिलकर के मुगल सेना को उस मंदिर में भी प्रवेशित नहीं होने दिया था। तो वो जो युद्ध पद्धति लड़ी गई थी वो कौन सी थी, माचा तोड़ पद्धति। अब इस युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है तब यूं माना जाता है कि मतलब 1 महीने पहले, खानवा के युद्ध से मात्र 1 महीने पहले बयाना का युद्ध लड़ा गया था जिसमें सारे राजपूत एकजुट होकर के बाबर के खिलाफ आए थे। अब कहते हैं कि बाबर की सेना को रोकने के लिए इन्होंने मात्र 1 महीने तक माचा तोड़ पद्धति से युद्ध किया और बाबर की सेना को मतलब ये बयाना दुर्ग पर इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। बाबर इस युद्ध को जीत नहीं पाया, मतलब इस बयाना के युद्ध में उसकी क्या हुई थी, हार हुई थी। अब बाबर को पता था कि मैं बयाना के युद्ध में अगर मैं बिजी रहूंगा, मेरी सारी सेना का फोकस मैं बयाना के युद्ध में लड़ता रहूंगा तो मैं महाराणा सांगा से क्या करूंगा, जीत नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक सेना की टुकड़ी को निरंतर इस बयाना दुर्ग पर ही लगाए रखा और कहा कि तुम बयाना की घेरेबंदी करके रखना और जितने भी ये सरदार आक्रमण करते रहे थे तुम सेन करते रहना और तुम्हारा युद्ध तुम क्या करना, जारी रखना। और दूसरी तरफ से बाबर ने क्या किया, दूसरी तरफ से बाबर ने अपनी सेना का गठन किया और लगभग 1 माह तक उसने अपनी सेना की तैयारी की। इस युद्ध के लिए कि उसने खानवा के युद्ध के लिए उसने निरंतर तैयारी की और इधर राजपूत सैनिक जो थे वो बयाना के युद्ध अभियान में क्या थे, बिजी थे। 1 महीना वो इधर लगे रहे और इधर बाबर ने क्या कर ली, वापस दूसरी तैयारी कि मैं इनको बयाना में अगर इनसे हार गया हूँ कोई बात नहीं, परंतु खानवा के मैदान में क्या करूंगा, मैं इनको पराजित कर लूंगा। वो निरंतर 1 माह तक खानवा के युद्ध की क्या करता है, तैयारी करता है। यहाँ बयाना में किसकी हार हुई थी,
बाबर की। परंतु कहते हैं इस माचातोड़ पद्धति में राजपूतों ने मुगल सेना को इतना पछाड़ करके मारा, इतना दौड़ा करके धोया, ऐसी मुंडिया मरोड़ी उनकी कि उनके शरीर में ठंड घुस गई। उनकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि हम जाकर के बाबर पर क्या कर ले, मतलब महाराणा सांगा पर या राजपूत सेना पर जाकर के क्या कर ले, आक्रमण कर ले। अब बयाना का युद्ध जैसे तैसे निपटा। अगले युद्ध की जो तैयारी आई थी वो आने था। इधर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना 4 टुकड़ियों में खड़ी थी, ठीक है। पीछे मूल कुछ सैनिक खड़े हुए थे और यहाँ पीछे कुछ तीरंदाज लगे हुए थे और एकदम पीछे कौन था, बाबर था, ठीक है। इधर उसने क्या किया कि इस खानवा के मैदान में एक पद्धति का उसने प्रयोग किया था। उस पद्धति का नाम आता है, बाबर ने तुगलक नुमा पद्धति, तुगलक नुमा, या इसको उस्मानी पद्धति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उस्मानी पद्धति। एक युद्ध की पद्धति है उस्मानी पद्धति, जो अपने अरंगना से वो सीख करके आया था। और उसने क्या किया, यहाँ खानवा के यहाँ मैदान में कहीं कहीं बीच में गड्ढे करवा दिए, गहरे गड्ढे करवा दिए और उन पर घास फूस डलवा दी। जैसे ही सेना युद्ध करती हुई आएगी और डायरेक्ट क्या करेगी, इन गड्ढों के अंदर गिरेगी और हम आधा युद्ध तो वैसे ही जीत जाएंगे। ये एक ऐसी स्थिति इसने तैयार की। तो यहाँ पर बाबर ने कौन सी युद्ध नीति से युद्ध लड़ा, तुगलक नुमा पद्धति, उस्मानी पद्धति से युद्ध लड़ा। इधर महाराणा सांगा ने क्या किया था कि महाराणा सांगा ने अपने राज्याभिषेक के दौरान सभी राजपूतों को एकत्रित किया और सभी राजपूतों को कहा कि मुगल निरंतर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो अपने भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार करते हुए जा रहे हैं। अगर आज हम सभी राजपूत अगर एकजुट नहीं हुए तो भारत पर क्या हो जाएगा, इनका अधिकार हो जाएगा। इसलिए सभी को क्या करना है, सभी को अपने अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए सभी को क्या करना है, सहयोग देना है। हम जो क्षेत्र विशेष जीतेंगे उस क्षेत्र विशेष को क्या करेंगे, बराबर आपस में बांट लेंगे। यही पद्धति, और उसी पद्धति का अगला नाम रखा गया था पाती पर्वण पद्धति। मतलब अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी है और अपना अपना हिस्सा सभी को क्या करना है, प्राप्त करना है। और उन्होंने इसी प्रथा के दौरान क्या लड़ा था, खानवा का युद्ध लड़ा था, जिसमें विभिन्न राजस्थान के विभिन्न सारे क्षेत्रों से क्या है, राजपूत आए थे और उन्होंने किसका साथ दिया था, महाराणा सांगा का साथ दिया था खानवा के मैदान में, ठीक है। अब खानवा का बाबर ने कौन सी पद्धति चलाई थी, तुगलक नुमा उस्मानी पद्धति। और ये जो पद्धति लड़े थे वो कौन सी लड़े थे, पाती पर्वण प्रथा के दौरान पाती पर्वण पद्धति से लड़े थे। अब कहते हैं कि जब युद्ध मैदान की तैयारी हो गई, दोनों सेना आमने सामने तैयार हो गई, तब बाबर ने अपने सैनिकों को कहा कि अब अपना जो अगला टारगेट है, अपना जो अगला शत्रु है वो काफिर है। काफिर मतलब जो हिंदू जो शासक थे, जो मुसलमानों के घोर विरोधी थे, उनके लिए एक शब्द प्रयोग करता था वो काफिर शब्द, ठीक है, कि अपना अगला जो युद्ध है वो काफिर के विरुद्ध है। ये जब सूचना सेना को लगी कि अब अपना अगला युद्ध किससे है, राजपूतों से, जब बाबर ने कहा कि अब हम सेना के युद्ध के लिए तैयार हैं और हमारा अगला टारगेट, अगला दुश्मन कौन है, काफिर है, ये बात सुनते ही सेना के मन में डर बैठ गया। अब सेना कोई बोले नहीं। अब बाबर को पता लग गया कि बयाना के युद्ध में इन्होंने इतनी मुंडिया मरोड़ी कि इन सैनिकों के शरीर में ठंड घुस गई। अब जैसे तैसे कुछ भी करना है, परंतु क्या करना है, उनको युद्ध के लिए तैयार करना है, सेना में क्या करना है, उत्साह भरना है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम देश के लिए, अपने धर्म के लिए, जिहाद के लिए, मतलब इस युद्ध का नाम दिया था जिहाद, कि अगर तुम जिहाद और धर्म के लिए लड़ोगे तो तुम्हें जन्नत नसीब होगी, ठीक है, और बाकी तुम क्या है,
निराश होकर के यहाँ से अगर तुम लौटोगे तो रास्ते में तुम्हें ये काफिर क्या करेंगे, वैसे ही मार देंगे, तो तुम वैसे ही नर्क में जाओगे, मतलब तुम्हारा इसमें कोई मूल योगदान नहीं रहेगा। और अपने देश के लिए और अपनी स्वाभिमानी भक्ति के लिए लड़ो तो इसमें तुम्हारी क्या है, भलाई है। परंतु सेना डरी हुई थी। फिर बाबर ने इस युद्ध में एक बात और कही थी अपने सैनिकों को कि अगर हम ये युद्ध जीत जाएंगे तो मैं जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। तो पीछे से सैनिक कह रहे थे तो शराब पी या भले शराब में डूब के मर जा, हमें क्या लेना देना, हम अपनी जान गंवाने के लिए आगे तैयार नहीं होंगे। जैसे जैसे करके उसने सेना को उत्साहित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उसने कहा था कि मैं तुमसे तमंगा कर भी नहीं लूंगा। एक वहां के मुसलमानों से, गैर मुसलमानों से एक कर लिया जाता था सैनिक टुकड़ियों से, जिसे कहते थे तमंगा कर। ठीक है, तमंगा कर एक जो था वहां की सैनिक टुकड़ी से लिया जाता था, सेना से। तो वो कह रहा था कि मैं आजीवन तुमसे ये तमंगा कर भी नहीं लूंगा, परंतु तुम्हें क्या करना है, आज अपनी लड़ाई लड़नी है और जी जान से लड़नी है और अपने को इस युद्ध में क्या करनी है, विजय प्राप्त करनी है। ठीक है, अब युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। जैसे तैसे क्या हो गई, सेना युद्ध के लिए तैयार हो गई। अब जाएंगे तो भी मरेंगे और यहाँ रहेंगे तो भी मरेंगे, लड़ना अपना निश्चित है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे तैसे करके इस युद्ध को क्या करेंगे, लड़ेंगे। और इसी पृष्ठभूमि में दोनों सेनाओं के मध्य खानवा का क्या होता है, युद्ध होता है, और जिसमें महाराणा सांगा की क्या होती है, पराजय होती है। ठीक है, महाराणा सांगा वही 80 गांव वाले एक महाराणा सांगा थे जो इस युद्ध में अपने मतलब होने वाली है, तो उनको यहाँ से उठा, मतलब यहाँ से युद्ध मैदान से वो निकाल करके इनको बाहर लेकर के चले गए थे, मांडल भीलवाड़ा की ओर लेकर के चले गए थे। जहाँ पर जब इनको होश आया तब भी इनके मन में था मुझे छोड़ो, मैं वापस सेना लेकर के जाऊंगा, क्या करूंगा, बाबर को वापस मारूंगा, वापस युद्ध लड़ूंगा। परंतु सैनिकों को पता लग गया कि ये पहले से तो बहुत घाव है शरीर पर, और कहते हैं इनको वहीं मांडलगढ़ के आसपास का ही एक स्थान विशेष पड़ता है जहाँ पर इन्हें जहर दे करके कुछ सरदारों ने इनकी हत्या कर दी, मतलब वहीं इनकी मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ में इनका फिर दाह संस्कार किया गया। तो इनकी छतरी कहाँ पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, लिख लेना अलग से। महाराणा सांगा की छतरी कहाँ पर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। बसवा में इनको जहर दिया गया था, बसवा करके एक क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे इनको क्या कर दिया था, जहर दे दिया था। बसवा दौसा के आसपास का ही पड़ता है जहाँ पे इन्हें जहर दे करके इन्हें मार दिया गया था। और इनका अंतिम संस्कार कहाँ पर किया गया था, मांडलगढ़ में किया गया था। ये मुख्य रूप से अपना क्या है, खानवा का युद्ध। युद्ध के उपलक्ष्य में बाबर ने सोने की मोहरें अपने प्रदेश में फरंगना में बंटवाई, जिसे कलंदर कहा जाता है, कलंदर नाम की जो चांदी या सोने की मोहरें थी जो उसने अपने प्रदेश में बंटवाई थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है, कलंदर के नाम से जाना जाता है। बाबर ने खानवा युद्ध विजय के उपलक्ष्य में अपने प्रदेश में सोने की मुद्राएं बंटवाई थी, जिसे कलंदर कहा जाता है। सिक्के बांटे थे उसने वहां पर, और जिसे किस नाम से जाना जाता है, कलंदर के नाम से जाना जाता है। ये खानवा की कुछ। बाबर वर्सेस मेदिनी राय, ये चंदेरी का शासक था, सेनापति था, जो बाबर के मतलब खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की इसने सहायता की थी, मेदिनी राय। और इस युद्ध को कहा जाता है चंदेरी का युद्ध। इस युद्ध में कहते हैं कि बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण किया और मेदिनी राय को इस युद्ध में क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और इस युद्ध में कहते हैं कि राजपूत सेना का इतना रक्त बहा कि बाबर ने सब राजपूतों की मुंडिया काट के, सिर काट करके एक बहुत बड़ी मीनार बनाई थी और उस मीनार पर आसन लगा करके बैठा था।
इतने लोगों की उसने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो लिख लो इसमें, इस युद्ध में बाबर ने बहुत सी सेना की गर्दनें काट कर, इस युद्ध में बाबर ने बहुत सी सेना की गर्दन काट कर एक मीनार बनाई, एक मीनार बनाकर बैठा। मीनार बनाकर मतलब राजपूतों के सिर काट करके एक मीनार बनाकर बैठा। और फिर इसने यहाँ एक उपाधि भी ली थी, गाजी की उपाधि, मतलब इसको गाजी कहा जाने लगा। उसके बाद मतलब इनके सिर काटे थे, मीनार बनाई थी, राजपूतों के सिर काट करके एक मीनार बनाई और उस पर कौन बैठा, ये बैठा था। और इसको इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी, बाबर की विजय हुई थी। इसमें चंदेरी के युद्ध में।